नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शिवरे महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज इंदौर के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि हम लगातार कमीशंस लेक्चर सीरीज आपके सामने ला रहे हैं, जिसका उद्देश्य है आपकी परीक्षा से पहले जो हमारे यूनिट नंबर 10 है उसके सारे के सारे जो आयोग हैं जो उसमें पूछे गए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से निशुल्क आप तक पहुंचाए जा सके, ताकि उनमें जो जानकारियां हैं उससे ना केवल आप अपने ज्ञान में वर्धन करो, बल्कि वो परीक्षा के दृष्टिकोण से भी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो। जैसा आपको पता ही है कि हम ऑलरेडी 2 आयोग वीडियो बना चुके हैं और अब तक पहुंचा चुके हैं, भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग, जिसमें हमने देखा कि कैसे भारत निर्वाचन आयोग हमारे लोकतंत्र को, तो राज्य निर्वाचन आयोग हमारे स्थानीय सुशासन को मजबूत करने की दिशा में लगातार कार्यरत है। इसके साथ अगर हम लोग बात करें आज की क्लास की, तो आज क्लास है किसकी? संघ लोक सेवा आयोग की, यूपीएससी की, है ना। यूपीएससी इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और आप जानते ही हो अखिल भारतीय सेवाएं, जिनमें आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसे पद शामिल हैं, सेवाएं शामिल हैं, उनके अधिकारियों की भर्ती में जो सबसे बड़ा रोल है वो यूपीएससी का है। और यही अधिकारी, यही तंत्र देश को चलाता है, देश के विकास को और आगे ले जाता है, क्योंकि सबसे उच्च स्तरीय मानव संसाधन भारत में किसी संस्था द्वारा प्राप्त होते हैं तो वो है यूपीएससी। उसके बाद फिर आपका राज्य लोक सेवा आयोग, एमपीपीएससी, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो आज की क्लास हमारी यूपीएससी पर है और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू पर ज्यादा फोकस करें और ये जाने कि यूपीएससी संस्था क्या है और ये कैसे अस्तित्व में आई, है ना। तो मूल्यांकन कमियों के स्थान पर हमारा जोर ज्यादा रहेगा किस चीज पर? उन बिंदुओं पर जो प्रीलिम्स परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि जब हम यूपीएससी की बात करते हैं तो यूपीएससी को जानने के लिए जरूरी है आप जानो लोक सेवाओं को। लोक सेवाएं, बिना लोक सेवाओं को जाने आप कैसे जानोगे कि यूपीएससी क्या है ना। क्योंकि जिन अधिकारी कर्मचारियों की भर्ती हो रही है देश में वो है तो लोक सेवा की। तो एक एक करके सबकी बात करेंगे। यूपीएससी कैसे अस्तित्व में आया, यूपीएससी क्या है, इसकी संरचना क्या है, वो सब चीजें हैं। लेकिन सबसे पहली बात करते हैं लोक सेवाओं की, है ना। आपको यहां पर मैं 2-3 बिंदु फैक्चुअल बता दूं, क्योंकि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू पे ही हमारा फोकस है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में लोक सेवाओं का जनक कौन है, तो आपको बताना है लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में लोक सेवाओं का जनक कौन हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस वह व्यक्ति है जो 1790 के दशक में भारत आया, और ये वही है जिसने अमेरिकी क्रांति में अमेरिकी जो सेनापति था जॉर्ज वॉशिंगटन, उसके खिलाफ ब्रिटेन का नेतृत्व किया। हालांकि इसकी हार हुई, फिर भी इतना टैलेंटेड था कि इसको भारत भेजा गया और भारत में इसने अंग्रेजी हुकूमत को और उसकी जड़ों को गहरा करने के लिए भारत में सिविल सर्विसेज, लोक सेवाओं की शुरुआत की। हालांकि उन लोक सेवाओं का उद्देश्य भारतीयों को लाभ पहुंचाना नहीं था, बल्कि अंग्रेजी हितों की पूर्ति करना था। तो जनक कौन हो गए? लॉर्ड कॉर्नवालिस। हाँ, और याद रखिएगा कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत कब हुई, तो सीधा सा आंसर होगा औपनिवेशिक काल में। औपनिवेशिक काल मतलब वो समय जब हम ब्रिटेन की कॉलोनी थे, यानी ब्रिटेन का हम पर शासन था, उस समय भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत हुई। और उस शुरुआत करता जनक कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। हाँ, और ये पूछ ले कि ओवरऑल दुनिया की बात करें तो सबसे पहले लोक सेवाओं की शुरुआत क्या हुई, तो उस देश का नाम आएगा चीन। चीन वो देश है जहां दुनिया में सबसे पहले लोक सेवाओं की औपचारिक शुरुआत हुई। आज वर्तमान में लगभग दुनिया का कोई भी देश हो, चाहे वहां लोकतंत्र हो, राजतंत्र हो, सैन्य तंत्र हो, धर्म तंत्र हो, जो भी हो, लेकिन लोक सेवक होते हैं। और लोक सेवकों की भर्ती के लिए एक विशेष प्रक्रिया का पालन किया जाता है। यूपीएससी जैसी संस्थान लगभग
हर देश में होते हैं, हमारे यहाँ यूपीएससी है, हम इसकी बात करेंगे, है ना। तो देश हो गया चीन, भारत में औपनिवेशिक काल और लॉर्ड कॉर्नवालिस। दो नाम और बताते हैं, दोनों परीक्षा में आ सकते हैं। अगर कभी कोई पूछे अखिल भारतीय सेवाओं के जनक कौन है, तो नाम बताइएगा सम्मान के साथ, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अखिल भारतीय सेवाएं क्या है, ये हम आपको बताते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के जनक हो जाएंगे सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने अखिल भारतीय सेवाओं को क्या कहा था, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, पूछ सकता है पीएससी कि अखिल भारतीय सेवाओं को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया किसने कहा, तो सरदार पटेल ने कहा। और इसकी पूरी कहानी एक एक करके भी हम बात करने वाली है। तो फैक्चुअल वाली बात से क्लास शुरू हुई, ताकि आपके पास कुछ पॉइंट हो लिखने के लिए भी, आप लिखते भी जाएं और मुझे सुनते भी जाएं। तो भारत में अखिल भारतीय सेवाओं का जनक सरदार पटेल, क्या कहा, स्टील फ्रॉम इंडिया। जबकि भारत में लोक सेवाओं का जनक कौन, कॉर्नवालिस। एक बिंदु और बताते हैं, शायद आपको ना पता हो, पता हो तो बहुत अच्छी बात है। एक नाम है एमपी शर्मा, महादेव प्रसाद शर्मा। एमपी शर्मा या महादेव प्रसाद शर्मा, अगर नहीं पता हो तो जोड़ लीजिएगा, पीएससी कभी पूछ ले, या आपको जानकारी, क्योंकि आप लोक सेवाओं में आने वाले हो, प्रशासन में आने वाले हो। भारत में लोक प्रशासन के जनक, भारत में लोक प्रशासन के जनक, लोक सेवाओं के कॉर्नवालिस, अखिल भारतीय सेवाओं के सरदार पटेल, लोक प्रशासन के कौन, एमपी शर्मा। और यहीं से जोड़ दूं मैं, वुडरो विल्सन। पूरे विश्व स्तर पर लोक प्रशासन के जनक, लोक प्रशासन के जनक हो गए वुडरो विल्सन। अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। बाद में जब युद्ध समाप्त हुआ तो शांति के लिए 14 सूत्रीय प्रस्ताव भी लेकर आए थे। इन्हीं को गौरव प्राप्त है लोक प्रशासन के जनक होने का। जबकि भारत में गौरव किसको प्राप्त है, महादेव प्रसाद शर्मा। एक नाम और बता देते हैं, फिर शुरू करते हैं क्लास, फ्रैंक गुडनाउ। ये भी परीक्षा में पूछ सकता है अगर डीपली पूछा तो। फ्रैंक गुडनाउ, कभी कभी पीएससी से क्वेश्चन पूछ लेता है। फ्रैंक गुडनाउ कौन है, अमेरिकी लोक प्रशासन के जनक। तो वुडरो विल्सन भी अमेरिका के हैं, लेकिन वो ओवरऑल दुनिया के परिप्रेक्ष्य में लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जबकि अमेरिकी लोक प्रशासन कौन माने जाते हैं, फ्रैंक गुडनाउ। ये कुछ नाम थे। देश हो गया चीन। अब मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक है यूपीएससी, हमें यूपीएससी तक पहुंचना है। तो उसके लिए हमें जानना चाहिए कि हमारे देश में जो लोक सेवाएं हैं वो कितने प्रकार की हैं। तो याद रखिएगा, भारत में जो लोक सेवाएं हैं वो 3 प्रकार की हैं, है ना। एक हो जाएंगी अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसकी मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं, अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विसेज। दूसरी है केंद्रीय सेवाएं, और तीसरी होती है राज्य सेवाएं। जिन परीक्षाओं से, जिन सेवाओं से आप जुड़ने वाले हो वो राज्य सेवाएं। देखो सीधी सी बात है, नीचे से शुरू करते हैं। राज्य सेवा का मतलब क्या है, राज्य सेवा का मतलब है वे सेवाएं जिनकी जो परीक्षाएं होती हैं, या वे सेवाएं जिनमें शामिल होने वाले जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी भर्ती, नियुक्ति और पदोन्नति, ये सब राज्य सरकार के हाथ में होती है। जैसे आप तैयारी कर रहे हो एमपी मध्य प्रदेश लोक सेवा परीक्षा, है ना, और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा कराता है जो राज्य सरकार द्वारा गठित है। आपकी नियुक्ति राज्य सरकार करेगी, आपको प्रशिक्षण राज्य सरकार देगी, और सबसे बड़ी बात, आप उत्तरदायी किसके प्रति होगे, राज्य सरकार के प्रति। इसमें आती है कौन सी, राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य अभियांत्रिकी सेवा, राज्य वन सेवा, राज्य पुलिस सेवा, राज्य कर सेवा। ये सारी राज्य सेवाओं में आती है। इनके चयनित जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो केवल और केवल राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये जब एमपीपीएससी पढ़ेंगे तो एमपी के परिप्रेक्ष्य में एग्जाम्पल्स लेंगे। केंद्रीय सेवाएं, वे सेवाएं जिनमें नियुक्ति, भर्ती, प्रशिक्षण
केंद्र सरकार कराती है, और ऐसे अधिकारी कर्मचारी केवल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? केंद्र सरकार के प्रति। तो केंद्र सरकार के लिए केंद्र सेवाएं, राज्य सरकार के लिए राज्य सेवाएं। जैसे डेप्यूटी कलेक्टर एमपी में, तो वो केवल एमपी गवर्नमेंट के प्रति प्रतिबद्ध है। वैसे इनकम टैक्स ऑफिसर है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति प्रतिबद्ध है, उसे राज्य से कोई नहीं लेना। लेकिन इन दोनों को जोड़कर जो सेवा बनती है उसको बोलते हैं अखिल भारतीय सेवा। जब हम अखिल भारतीय सेवा की बात करते हैं तो यहीं से यूपीएससी निकलेगा, और आज का टॉपिक हमारा यूपीएससी है। तो याद रखिएगा, अखिल भारतीय सेवा में 3 सेवा आती है। एक होता है आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जिसे पहले बोलते थे आईसीएस, पहले इसका नाम था आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है। दूसरा होता है आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इसे पहले कहते थे आईपी, इंडियन पुलिस। और तीसरी सर्विसेज जो बाद में जोड़ी गई है ना, उसको बोलते हैं हम आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। फॉरेन सर्विसेज मत समझना, फॉरेस्ट मतलब वन सेवा, विदेश सेवा नहीं, क्योंकि वन जो है संवर्ती सूची का विषय, केंद्र और राज्य का दोनों का मसला है। विदेश सेवा तो केवल केंद्र सरकार की है, तो वो केंद्रीय सेवा होती है। तो आईएफएस मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ये तीनों होती हैं अखिल भारतीय सेवाएं। और याद रखिएगा सबसे बड़ी बात, अखिल भारतीय सेवाएं केवल एकमात्र सेवाएं जिनकी भर्ती, नियुक्ति और प्रशिक्षण में केंद्र सरकार का रोल होता है, लेकिन ये केंद्र और राज्य दोनों को अपनी सेवाएं देते हैं। यानी भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय ढांचा है, उसको बनाए रखने का काम, जोड़ने का काम, मजबूत बनाने का काम अखिल भारतीय सेवाएं करती हैं। और अच्छी बात यह है कि इनके अधिकारी केंद्र को भी सेवा देते हैं और राज्य को भी सेवा देते हैं। जैसे जिला कलेक्टर है, वो आईएएस है, वो राज्य सरकार के अधीन है। वही कैबिनेट सेक्रेटरी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो भी एक आईएएस है, सीनियर आईएएस है। दोनों आईएएस हैं, एक राज्य को सेवा दे रहा है, एक केंद्र को। तो अखिल भारतीय सेवाएं के अधिकारी केंद्र और राज्य दोनों को सेवाएं देते हैं। और सबसे बड़ी बात, दोनों के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं, दोनों के नियंत्रण में भी रहते हैं। लेकिन मूल नियंत्रण होता है केंद्र सरकार का, क्योंकि राज्य सरकार सिर्फ सस्पेंड कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है, टर्मिनेट नहीं कर सकती। अगर किसी अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी को टर्मिनेट करना है, चाहे वो आईपीएस हो, चाहे वो आईएफएस फॉरेस्ट ऑफिसर हो, चाहे वो आईएएस हो, कलेक्टर हो, या कोई और दूसरे पद पर हो, इनको पद से टर्मिनेट करने का, बर्खास्त करने का काम जो है वो केवल कौन कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब राष्ट्रपति, है ना। जबकि ट्रांसफर करना हो या सस्पेंड करना हो, सस्पेंड भी 6 महीने तक कर सकती है राज्य सरकार, 6 महीने से 1 दिन भी ज्यादा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। इसीलिए कभी कभी आलोचक बोलते हैं कि अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि इनका झुकाव या इनसे केंद्र को ही बल प्राप्त होता है। यहां से 2 बढ़िया फैक्ट बताते हैं, दोनों परीक्षाओं में आ सकते हैं। एक आपको याद रखना है, राजमन्नार आयोग जो 1969 में तमिलनाडु सरकार ने बनाया था, राजमन्नार आयोग, उसने ये कहा था अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त कर दिया जाए, और ये जो राज्य के प्रशासनिक पद हैं, डेप्यूटी कलेक्टर, डीएसपी वगैरह, इनको ही मजबूत बनाया जाए। तो कभी पूछ ले अखिल भारतीय सेवाओं के जनक कौन है? सरदार पटेल। उन्होंने स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा। जबकि इन्हें समाप्त करने के लिए किस राज्य ने समिति बनाई? तमिलनाडु राज्य ने। समिति का नाम क्या था? राजमन्नार समिति, या राजमन्नार आयोग भी उसे कह देते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात और मैं आपको बता दूं, कभी आपसे क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी सर्विसेज है जो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देती है या फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत बनाती है, तो वो हमारी अखिल भारतीय सेवाएं, है ना। ये बात आप याद रख पाओगे, कौन जनक है, किसने समाप्त करने की बात कही थी। ये 3 इसके भाग हैं, और संविधान के आर्टिकल 312 में इनका उल्लेख है। बिंदुवार एक एक करके बात करेंगे। अब ये तो बिल्कुल फैक्चुअल चीजें थी, आगे बढ़ते हैं यूपीएससी की तरफ। देखो, सब चीजें एक एक करके होंगी। अगर हम यूपीएससी की पृष्ठभूमि देखें, यूपीएससी की पृष्ठभूमि यानी यूपीएससी अस्तित्व में कैसे आया, तो ऐसे देखिएगा, ऐसे समझिएगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भारत में सिविल सर्विसेज की शुरुआत हो गई। जिला कलेक्टर का पद बनाया गया, चलते फिरते न्यायालय बनाए गए, दरोगा का पद और तमाम प्रकार के ऐसे पद
जिनका संबंध आज भी है, बस अब उनके कार्य क्षेत्र बदल गए हैं और शक्तियां बदल गई हैं, लेकिन ये पद तो हैं उसी के समय के। अब हुआ क्या कि शुरुआत में इन पदों पर भारतीयों को नहीं रखा गया, सिर्फ जो ब्रिटेन के या आयरलैंड के, स्कॉटलैंड के जो लोग थे, जो उस समय ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम वाले क्षेत्र में आते थे, वहीं के अधिकारी, वहीं से अधिकारी कर्मचारी चुने जाते थे और इनकी कोई परीक्षा नहीं होती थी, याद रखिएगा, कोई परीक्षा नहीं होती थी। एक कॉलेज था लंदन में, नाम लिख लीजिएगा, हेलेवेरी कॉलेज। हेलेवेरी कॉलेज में जो स्टाफ था, प्रिंसिपल और दूसरे टीचर्स कह सकते हो आप, और एक संस्था थी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। जब आपने कभी 1784 का एक्ट पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा 1784 के एक्ट के में क्या हुआ, जो कंपनी का कार्य था, आपको मालूम ही है, बक्सर के युद्ध के बाद से 1765 से लेकर 57 की क्रांति तक भारत में कंपनी की हुकूमत रही है, शासन रहा है। तो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, वहां एक संस्था बनाई गई थी, उसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। इसमें जो मेंबर्स होते थे वो लंदन में होते थे, इंडिया में नहीं होते थे। और एक संस्था बनाई गई थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसमें जो मेंबर होते थे वो इंडिया में होते थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम होता था कंपनी के व्यापारिक कार्यों पर नियंत्रण, कि वो क्या व्यापार कर रही है, किससे कर रही है, कैसा कर रही है। जबकि कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों पर नियंत्रण रखती थी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो मैंने कॉलेज का नाम बताया, हेलेवेरी कॉलेज। हेलेवेरी कॉलेज ये लंदन में था, प्लस बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। इनके जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के जो मेंबर थे, जिनका काम था कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों पर नियंत्रण रखना, वो मेंबर और हेलेवेरी कॉलेज के जो सदस्य स्टाफ था, ये बैठते थे, या इन सबको मिलाकर एक समिति बनती थी जो भारत में काम करने वाले सिविल सर्वेंट्स, सिविल सर्वेंट कहना गलत होगा, ब्यूरोक्रेट, सिविल सर्वेंट तो बढ़िया शब्द है, लोक सेवक, जो वेतन पाता है, नियोजित होता है और लोगों की सेवाएं करता है या सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को वहां तक पहुंचाता है। ब्यूरोक्रेट उनको बोलते हैं जब लोक सेवकों में मानवीय मूल्य समाप्त हो जाए, संवेदनशीलता समाप्त हो जाए और अधिकारी का भाव आ जाए, सेवक के स्थान पर स्वामी का भाव आ जाए, तो वो लोक सेवक ना होकर ब्यूरोक्रेट हो जाता है। तो ये ब्यूरोक्रेट्स की भर्ती करते थे, लोक सेवक तो हमको कहना ही नहीं चाहिए। तो होता क्या है कि ये प्रक्रिया बहुत समय तक चली कि भारत में वही जिला कलेक्टर होगा जो एक कमेटी तय कर देगी, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के और हेलेवेरी कॉलेज के स्टाफ बैठा हुआ है। 1855 तक ऐसा चला, 1855 तक, 1799 से लेकर लगभग 1855 तक ऐसा चला। उसके बाद भारत में एंट्री हुई किसकी? लॉर्ड डलहौजी की। और डलहौजी के बारे में आप जानते होंगे, वो एक युवा वायसराय था, युवा गवर्नर जनरल था, सॉरी, वायसराय का पद तो उस समय नहीं बना था, युवा गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और उसका जो विजन था वो था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का और विस्तार। आपको पता ही है, उसने हड़प की नीति और तमाम प्रकार की नीतियां अपनाई, जिसके चलते भारत में कई सारी और रियासतें, कई सारा क्षेत्र ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत आ गया। लेकिन उसके समय के कई सारे अचीवमेंट भी हैं, जैसे भारत में रेलवे की शुरुआत हो, पीडब्ल्यूडी विभाग बनाना हो, डाक तार की शुरुआत हो, ये सब उसके समय हुआ। लेकिन उसके साथ एक बड़ा अचीवमेंट और भी है, और वो अचीवमेंट है सिविल सर्विसेज की शुरुआत, लोक सेवा परीक्षाओं की शुरुआत। याद रखिएगा, तारीख याद रखिएगा, 16 जुलाई 1855, 16 जुलाई 1855 वो तारीख है जब भारत के लिए, सॉरी भारत में नहीं, भारत के लिए पहली सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन यानी लोक सेवा परीक्षा हुई, प्रतियोगी परीक्षा हुई। शॉर्ट फॉर्म में बोले तो प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम, ध्यान रखिएगा। और मजे की बात यह है कि ये तारीख बड़ी कमाल की है, क्योंकि इस दिन भारत के लिए पहले प्रतियोगी परीक्षा तो हुई। इसमें 2-3 बात और जान लीजिएगा। इसमें अच्छी बात यह हुई कि इसमें इंडियंस भी पार्टिसिपेट कर सकते थे। अगर उस समय मैं और आप होते तो हम भी पार्टिसिपेट कर सकते थे, लेकिन इसके कुछ डिमेरिट्स भी थे, जैसे कि ये जो परीक्षा थी केवल लंदन में होती थी, यानी कि ब्रिटेन की राजधानी में। ये परीक्षा लंदन में होती थी। जिन भी भारतीयों को परीक्षा देनी होती थी उनको लंदन जाना होता था, तो हर व्यक्ति तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। दूसरा, परीक्षा का माध्यम केवल इंग्लिश था। और बढ़िया जानकारी आपको बता दें, शायद आपको पता ना हो, शायद आपके भ्रम दूर हो जाए,
यूपीएससी आज हिंदी में, अंग्रेजी में, तमिल में, तेलुगु में कई भाषाओं परीक्षा कराता है, लेकिन याद रखिएगा अंग्रेजी काल में ही नहीं, भारत की आजादी के बाद भी यूपीएससी की परीक्षाएं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होती थी। याद रखिएगा कब तक? 1979 तक। 1979 में पहली बार, उस समय जो 8वीं अनुसूची में भाषाएं थी, 15 भाषाएं थी, बाद में फिर वो बढ़कर 22 हो गई। उतनी क्या कह सकते हो भाषाओं में यूपीएससी की परीक्षा शुरू हुई जब जनता पार्टी की सरकार आई। जब तक कांग्रेस की सरकार रही उन्होंने इस पैटर्न में चेंज नहीं किया और परीक्षाएं अंग्रेजी में ही होते रही। लेकिन 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई और 1978 में उन्होंने फैसला लिया कि भाई भारत की भारतीय भाषाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और याद रखिएगा 1979 में यूपीएससी की जो परीक्षा हुई वो 15 भाषाओं में हुई और 16 भाषाओं में। इंग्लिश तो 8वीं अनुसूची में नहीं है, उसके अलावा जो 15 और भाषाएं थी, है ना। तो अंग्रेजी में तो होती थी परीक्षा और लैंग्वेजेस को भी जोड़ा गया। तो शुरू में परीक्षा इंग्लिश में, लंदन में। और जो उम्र सीमा थी वो बड़ी गड़बड़ थी, वो थी 18 से 23 वर्ष लगभग, मतलब थोड़ा बहुत हो सकता है 22 हो 23 हो। मतलब सोचो कि अब इस उम्र में तो उस समय बच्चे मुश्किल से 10वीं पास कर पाते थे, क्योंकि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था। जो बच्चे पर पैसे वाले हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं, उन्हीं के पास ऑप्शन थे। उम्र सीमा कम थी लेकिन फिर भी बच्चे सेटिस्फाइड थे। उस समय के सिविल सर्वेंट चाहते थे ठीक है चलो हम कोशिश कर लेंगे, 23 तक ही हम दे लेंगे। लेकिन हुआ क्या, परीक्षा लंदन में है, बहुत बड़ा जटिल टास्क है, इंग्लिश में है, रिसोर्सेज नहीं है और उम्र सीमा भी कम है। इसके बावजूद भी अंग्रेजों का माइंडसेट इतना घटिया था कि उन्होंने धीरे धीरे करके उम्र सीमा घटाने लगे। 22 कर दी, 21 कर दी, 18 की जगह 17 कर दी। 17 से 21 बताओ, अब 21 साल का बच्चा कितना मैच्योर लंदन में जाके कहाँ परीक्षा देगा, कैसे पढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में हुआ क्या, जैसे ही उम्र सीमा में छेड़खान हुई या इसको कम किया गया तो एक आंदोलन हुआ उम्र सीमा को बढ़ाने के लिए, या ये कह सकते हैं किसके विरोध में? सिविल सर्विसेज में जो आयु है उसे कम करने के लिए। नाम याद रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी वो व्यक्ति थे जिनके नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ। और इसके बाद आपको मुद्दे पे लाते हैं कैसे सिविल सर्विसेज की एज बढ़ी और कैसे आयोग अस्तित्व में आए। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम याद रखना। दो नाम और बता देते हैं तो जो आपके काम आ जाएंगे। एक नाम है सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर वो नाम है जो भारत के पहले आईसीएस अधिकारी बने। आईसीएस मतलब आज का आईएएस। भारत के पहले आईसीएस बनने वाले जो व्यक्ति थे, शख्स थे, वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। और ये रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। और कह सकते हो कि छोटे भाई ने नोबेल जीता और दो दो देशों के राष्ट्रगान लिखे और क्या बोलते हैं बड़ी अचीवमेंट्स हासिल किए। और बड़े भाई ने आईसीएस बन के दिखाया। पूरा परिवार ही मल्टी टैलेंटेड था, है ना। ये तो आप जानते होंगे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी आंदोलनकर्ता, पहले आईसीएस सत्येंद्र नाथ टैगोर। इसके अलावा एक नाम याद रखिएगा, शादीलाल अग्रवाल। शादीलाल अग्रवाल नाम शायद आप पहली बार सुन रहे हो, और सुना हो तो बहुत अच्छी बात है। शादीलाल अग्रवाल उत्तर भारत से, ये ओवरऑल इंडिया से, क्योंकि पश्चिम बंगाल, सॉरी उस समय तो बंगाल था, पूर्व में आता है। ओवरऑल इंडिया से सत्येंद्र नाथ टैगोर। जबकि कभी पूछे उत्तर भारतीय, पहला उत्तर भारतीय कौन था जो आईसीएस बना, तो उनका नाम था शादीलाल अग्रवाल। कहाँ के थे कमेंट करके बताइएगा, है ना। तो ये दो बातें याद रख ली। अब आते हैं मुद्दे पर कि कैसे यूपीएससी आया। ये सब बताना इसलिए जरूरी था ताकि आपको ये पता हो कि कौन कौन से कमीशन की रिकमेंडेशन पर क्या क्या हो रहा है। तो एक विवाद तो किस बात को लेकर है? उम्र सीमा को लेकर। एक ये कि परीक्षाएं केवल लंदन में हो रही है, और एक ये कि परीक्षाएं अगर भारत में होती हैं तो उसे रेगुलेट कौन करेगा, उसके लिए बॉडी कौन होगी, संस्था कौन होगी। इसलिए हमको एक संस्था चाहिए होगी जो कुछ कुछ यूपीएससी जैसी होगी। अगर मैं इसमें तीन नाम आपके सामने लिख दूं तो ये तीनों ही आपके बड़े काम आने वाले हैं। देखिए,
डार्क लेते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखे। एक आयोग का नाम है एसी चिन्ह आयोग। दिखाई दे रहा होगा मेरे हिसाब से आपको, एसी चिन्ह आयोग। और ये बना था कांग्रेस की स्थापना के 1 साल बाद 1886 में, एसी चिन्ह आयोग, है ना। दूसरा है इस्लिंगटन आयोग। ये बना 1912 में। और एक है ली आयोग। और ली आयोग को ही बोलते हैं रॉयल आयोग, रॉयल कमीशन। ये बना 1923 में। अब ये तीनों आयोग इतने इंपॉर्टेंट हैं कि तीनों परीक्षा में आ सकते हैं, क्योंकि एसी चिन्ह आयोग इसलिए बनाया गया क्योंकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने जो आंदोलन किया, उसके चलते अंग्रेजी हुकूमत पर दबाव था कि वो उम्र सीमा, सिविल सर्विसेज में उम्र सीमा को लेकर सोचे। कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने भी ऐसी मांग की, और उन्होंने तो और आंदोलनकर्ताओं की ये मांग भी थी कि लंदन जाना मुश्किल है, परीक्षाएं कहां हो, भारत में हो, भारत में भी हो। एसी चिन्ह आयोग इसी की समीक्षा करने के लिए बनाया गया कि इन मांगों को किस हद तक स्वीकार किया जाए या नहीं किया जाए। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता दूं, एसी चिन्ह आयोग ने 2 रिकमेंडेशन दी कि यहां उम्र सीमा बढ़ाई जाए, उम्र सीमा में वृद्धि की जाए, और 17 से लेकर 23 साल तक उम्र सीमा कर दी गई, मिनिमम 17 टू मैक्सिमम 23। लेकिन इन्होंने विरोध किसका किया? भारत में उम्र सीमा तो बढ़ाई जाए, लेकिन भारत में परीक्षा हो, इसका जोरदार विरोध किया कि भारत में परीक्षा नहीं होनी चाहिए। तो एक मतलब भारत में परीक्षाओं का इन्होंने समर्थन ना करके विरोध किया, जबकि समर्थन किस बात का किया? इस बात का कि उम्र सीमा सिविल सर्विसेज में भाग लेने की बढ़ाई जाए। और आपको पता ही है, आगे चलकर एक एक्ट आया 1892 का, इंडियन काउंसिल एक्ट, भारत परिषद अधिनियम 1892, और इस सीमा को या इस सिफारिश को लागू कर दिया गया। इसी प्रकार 1912 में बनाया गया इस्लिंगटन आयोग, और इस आयोग ने इस विरोध को समाप्त कर दिया और यह कहा कि यहां भारत में परीक्षा होनी चाहिए। इन्होंने भारत में परीक्षा होने का समर्थन किया। और याद रखिएगा 1922 वो साल है जब भारत में पहली बार सिविल सर्विसेज परीक्षा हुई, और कहां पर हुई? इलाहाबाद में, यानी आज के प्रयागराज में, है ना। उस समय का इलाहाबाद जो आज हो गया प्रयागराज, पहली बार परीक्षा, लेकिन हुई अंग्रेजी में, क्योंकि 1979 तक अंग्रेजी में ही रहने वाली है। और ली आयोग या रॉयल कमीशन की अगर मैं आपसे बात करूं, तो ली आयोग या रॉयल कमीशन की रिकमेंडेशन पर बना क्या? आयोग, वही आयोग जो पढ़ना है, क्योंकि जब भारत में परीक्षा हो रही है तो रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई बॉडी तो होनी चाहिए। तो याद रखिएगा 1919 के अधिनियम के तहत बनाया गया ली आयोग, और 1919 के अधिनियम के तहत ही बनाया गया केंद्रीय लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग। और केंद्रीय लोक सेवा आयोग बनाया गया 1 अक्टूबर 1926 को, 1 अक्टूबर 1926। यही आगे चलेगा, वो आपका यूपीएससी जो आपका सिलेबस है, लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा है, जिसको पीछे की या बैकग्राउंड की कहानी पता नहीं है, वो कितना ही पढ़ ले, चीजों को वो हमेशा के लिए याद नहीं रख सकता। इसलिए हम एक एक करके यूपीएससी तक पहुंचे। यूपीएससी का पहला पार्ट यही है, यूपीएससी बनने से पहले वो क्या बना होगा? सीपीएससी, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन 1926, रॉयल कमीशन या ली आयोग की सिफारिश पर, किस अधिनियम के तहत? 1919 के अधिनियम के तहत। चलिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग को पहुंचाते हैं आपके यूपीएससी तक। तो मैं शॉर्ट में लिखूंगा, केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी कि सीपीएससी कब बना? 1926 में। अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी, एक शब्द यूनियन, यूपीएससी, है ना, उसमें संघ शब्द आता है, संघ लोक सेवा आयोग,
यहां पर लिखा है केंद्रीय लोक सेवा आयोग। संघ का मतलब होता है कि कम से कम दो इकाइयां, जैसे भारत एक संघ है तो उसमें केंद्र भी है और राज्य भी है, तो वो दोनों की बात कर रहा है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं केंद्र की, तो उसमें राज्यों की बात नहीं हो रही है, केवल केंद्र की बात हो रही है। शुरू में हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर था ही नहीं, तो इसको बोला गया सीपीएससी, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। लेकिन हुआ क्या, आगे चलकर एक एक्ट आया 1935 का, भारत शासन अधिनियम। लगभग सबने सुना होगा, पीएससी ने पिछले 2 साल से यहां से क्वेश्चन पूछे। और 2021 का तो मैं आपको क्वेश्चन ही बता दूं, उसमें क्वेश्चन इतना बढ़िया पूछा गया कि आप कनेक्ट कर लोगे। अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया यूनियन बनाने की बात किस एक्ट में कही गई? किस एक्ट में कही गई? 1935 के एक्ट में। और जब आप ऑल इंडिया यूनियन की बात कर रहे हो, तो आयोग सेंट्रल कैसे हो? जब यूनियन आयोग है, यूनियन स्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हो, फेडरल स्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हो, तो केवल केंद्र क्यों हो, राज्य क्यों ना हो? इसलिए किसे भंग कर दिया गया और बनाया गया एफपीएससी। 1935 के एक्ट के तहत 1937 में बनाया गया एफपीएससी, जिसका अंग्रेजी में पूरा नाम है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। हिंदी में बोलेंगे संघीय लोक सेवा आयोग। संघीय या फेडरल, और पीएससी का पूरा नाम तो आपको पता ही होगा। संघीय या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कहा गया 1937 में बना, इस एक्ट से बना, इसके स्थान पर बना। और यही बाद में हो गया यूपीएससी 26 जनवरी 1950 को। क्यों? क्योंकि आपको पता है, जब हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया, तो भारत में फेडरल स्ट्रक्चर को स्वीकार किया गया, संघात्मक ढांचे को स्वीकार किया गया। लेकिन हमने इस प्रकार का संविधान बनाया जहां केंद्र और राज्यों की भी शक्तियां तो बटी हो, लेकिन शक्तियों का झुकाव केंद्र की हो, केंद्र की ओर हो, आप देखते भी हो। इसलिए हमने संविधान से किस शब्द को गायब कर दिया? फेडरल। और शब्द क्या ले लिया हमने? यूनियन शब्द ले लिया। तो ये पीएफ हो गया यू, और इस प्रकार यूपीएससी 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आ गया। और यही संविधान निर्माताओं ने संविधान के भाग किसमें? 14 में, जिसमें लोक सेवाओं की बात की गई है। और आर्टिकल कौन सा? ये भाग है 308 से लेकर 323 तक, लेकिन आर्टिकल है 315। 315 के तहत एक संवैधानिक संस्था के तौर पर यूपीएससी होगा। ये हमारे संविधान में लिख दिया गया। ये संस्था आज भी कार्यरत है, बढ़िया से कार्यरत है, बढ़िया काम कर रही है ना। तो चलिए, लगभग मैंने जितनी पृष्ठभूमि बताई, उसमें जितने पॉइंट हैं, अगर आपको वो समझ में आ गए हो, आपने नोट कर लिए हो, तो बिल्कुल हो सकता है कि यहां से क्वेश्चन आए तो आप उसका बेहतर आंसर दे पाओ। अब आते हैं मुद्दे पर। अब यूपीएससी को पढ़ते हैं। कब स्थापना हुई? जिस दिन संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था में सिविल सेवक सरकारी तंत्र के अनिवार्य अंग है, जो जन प्रतिनिधि हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, के निर्देश एवं नियंत्रण के अधीन नियमों एवं सिद्धांतों के अनुसार प्रशासन चलाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। सीधी सी बात है। जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं वो उतने विशेषज्ञ नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं है, मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है। तो कभी कभी राजनेता ऐसे चुनकर आते हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, तो उनको वो निर्देश देते हैं, लेकिन उन नियमों और सिद्धांतों के अधीन काम कौन करता है? लोक सेवा करते हैं, सरकारी तंत्र करता है। संघ लोक सेवा आयोग भारत का केंद्रीय भर्ती अभिकरण है। केंद्रीय भर्ती मतलब पूरे देश के लिए। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, याद रखिएगा, स्वतंत्र है और संवैधानिक है, क्योंकि इसका गठन संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से हुआ है। आर्टिकल 315 के माध्यम से हुआ है। जो संविधान में लिखा हुआ है वो संवैधानिक है। आर्टिकल 315 संविधान में लिखा हुआ है तो संस्था संवैधानिक है। अब देखिए, थोड़ा थोड़ा से देखते जाएं, फिर इसको समराइज कर लेंगे पूरा। आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवाएं, मैंने आपको बताया। आर्टिकल 312 में लिखा है, जो लिखा है वो आप पढ़ते रहिएगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं आपको मैं। आर्टिकल 312 में आप देख सकते हो 3 खंड है। पहला खंड क्या है कि यदि कोई नई अखिल भारतीय सेवा बनानी हो या समाप्त करनी हो तो ऐसा अधिकार राज्यसभा के पास है। याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है यूपी जुड़ा हुआ कि किसी अखिल भारतीय सेवा का सर्जन करना है। जैसे आज मान लो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की मांग होती है, इंडियन मेडिकल सर्विसेज की मांग होती है, इंडियन जुडिशरी सर्विसेज की मांग होती है। ऐसी कोई सर्विस बनानी है तो राज्यसभा कैसे
उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से 2/3 द्वारा, इसको बोलते हैं विशेष बहुमत। राज्यसभा अगर विशेष बहुमत से चाहे तो ऐसे अधिकार किसको दे सकती है? संसद को, कि जाइए नई अखिल भारतीय सेवा बना दीजिए, या जाइए जो 3 अखिल भारतीय सेवाएं उनमें से किसी को समाप्त कर दीजिए। क्योंकि मैंने आपको बताया जब संविधान बना तो केवल हमारे पास उस समय 2 सिविल सर्विसेज थी, सॉरी 2 अखिल भारतीय सेवा थी, माफ कीजिएगा, एक आईएएस और एक आईपीएस। बाद में 1966-67 में हमने बनाई आईएफएस, किसके कहने पर या किसकी ताकत से? राज्यसभा की ताकत से। ये लिखा हुआ है 312(1) में। 312(2) में लिखा है इस संविधान के प्रारंभ पर भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के नाम से ज्ञात सेवाएं इस अनुच्छेद के अधीन संसद द्वारा सृजित सेवाएं समझी जाएंगी। यानी जब जब हमारा संविधान बना तो हमारे पास केवल 2 अखिल भारतीय सेवा थी, भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस। ठीक है। और तीसरा याद रखिएगा 1 जुलाई 1966, स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई 1966 को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के तौर पर भारतीय वन सेवा यानी आईएफएस सेवा का सृजन किया गया। और 312 के खंड 3 में लिखा हुआ है कि पूर्वोक्त अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन के लिए उपबंध करने वाली विधि में भाग 6 के अध्याय 6 के संशोधन के ऐसे उपबंध, इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर वही बात है, अगर कोई नई अखिल भारतीय सेवा बनानी है तो वो इस प्रावधानों के तहत बनाई जा सकती है। आपको आर्टिकल 312 में 2 बातें याद रखनी है। पहली बात, नई अखिल भारतीय सेवा सृजन करनी है और समाप्त करनी है, कौन कर सकता है, और कुल कितनी है? 3। 312(2) में तीनों लिखी हुई है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब आगे बढ़े हम लोग। बात अब क्वेश्चन आता है कि सिविल सेवाओं का विकास क्रम 21 अप्रैल को भारत में मनाया जाता है सिविल सर्विसेज डे। सवाल ये याद रखिएगा, पहले तो फैक्चर याद रखिएगा कि 21 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? सिविल सर्विस डे, लोक सेवा दिवस। और क्यों? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो अखिल भारतीय सेवाओं के जनक हैं, 21 अप्रैल 1947 को अखिल भारतीय सेवाओं का उद्घाटन किया। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं का उद्घाटन और स्वीकार किसने किया? सरदार पटेल ने, 21 अप्रैल को। इसलिए 21 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? सिविल सर्विसेज डे, लोक सेवा दिवस। दिल्ली के मेटकॉफ हाउस में अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण स्कूल परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, एक प्रभावी भाषण दिया। परिवीक्षाधीन मतलब जो ट्रेनिंग पर होते हैं, ट्रेनिंग ऑफिसर होते हैं, भाषण दिया और सिविल सेवकों के अतीत के अनुभव को पीछे छोड़ते हुए राष्ट्रीय सेवा में सच्ची भूमिका को अपनाने की बात कही। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा। और कौन से सिविल सर्विसेज? सिविल सर्वेंट अखिल भारतीय सेवा के, है ना। तो सिविल भारत का स्टील फ्रेम कहा। इस तरह का पहला समारोह 21 अप्रैल 2006 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कब? 2006 से इस प्रकार का आयोजन हर बार शुरू किया गया। तो 21 अप्रैल को राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस या राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस या नेशनल सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। इसको याद रखिएगा। इस दिन लोक प्रशासन में विशिष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार दिए जाते हैं। बहुत शॉर्ट में कहें तो लोक सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाते हैं। क्यों? 21 अप्रैल 1947 को उद्घाटन हुआ था किसका? क्या बताया आपको? अखिल भारतीय सेवाओं का। पटेल साहब ने बढ़िया भाषण दिया था। 2006 से फिर इसकी शुरुआत हुई, तो 2006 से हमने इसे प्रभावी तौर पे मनाना शुरू कर दिया। अब आते हैं आर्टिकल 315 की। आर्टिकल 315 में क्या क्या लिखा हुआ है वो देख लीजिए, फिर इस सबको हम आपस में जोड़ लेंगे। 315 वही है जिसमें लिखा हुआ है कि यूपीएससी, स्टेट पीएससी, जॉइंट पीएससी तीनों के गठन की बात कही गई है। 315(1) में लिखा हुआ है संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा, अर्थात संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग। इस आर्टिकल को याद रखिएगा। 315(2) संयुक्त लोक सेवा आयोग, यानी 2 या अधिक राज्य मिलकर कोई पब्लिक सर्विस कमीशन बनाते हैं तो वो संघ लोक सेवा आयोग होगा, जीपीएससी, जॉइंट पीएससी, और राज्यों की विधानमंडल की सहमति पर संसद बनाएगी। इसकी एक एक करके बात करेंगे अभी हम। फिर 316 में नियुक्ति कि यूपीएससी और जो जॉइंट पीएससी के सदस्यों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति द्वारा
जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्ति होगी। ठीक है। फिर कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष या 65 वर्ष। 317 में लिखा हुआ है अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया। आप ये कहोगे इतना ये सब जल्दी क्यों? क्योंकि मैं अपने हाथ से आपको एक चीज लिख के बताऊंगा शॉर्ट फॉर्म में, तो बहुत सारा पढ़ना पड़ता है। ये तो सिर्फ मैं इसलिए दिखाते जा रहा हूं कि आप नोट्स बनाओ तो आपके पास कंटेंट हो। एक बार सारे स्लाइड देख लो, फिर हम इसको ऐसा समराइज करेंगे कि 10 शब्दों में आपका पूरा हो जाएगा। अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया, अगर यूपीएससी है या ज्वाइंट पीएससी है तथा स्टेट पीएससी, तो राष्ट्रपति के आदेश से उनको हटाया जाएगा। आधार होगा साबित कदाचार, और जांच किसकी होगी? सुप्रीम कोर्ट की। और सुप्रीम कोर्ट में जांच होती है आर्टिकल 145 के तहत, सुप्रीम कोर्ट जांच करती है। 317(2) में ये लिखा हुआ है कि जांच के दौरान निलंबन, जब जांच चलती है उस समय के लिए निलंबित कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। तो यूपीएससी और ज्वाइंट पीएससी में तो राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन राज्यों में कौन कर देगा? राज्यपाल। आधार क्या है? किसी अध्यक्ष को सदस्य को हटाने का, तो वो दिवालिया घोषित किया गया है, अपने कार्यकाल के दौरान कार्यालय कर्तव्य के बाहर किसी और रोजगार में लगाए पैसे ले रहा है, राष्ट्रपति की राय में मानसिक या मतलब शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर है, या शारीरिक या मानसिक रूप से असक्षम है, आप ऐसा कह सकते हो, या उसने कोई कदाचार किया हो, इन आधारों पर उसे हटा सकते हैं। फिर आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तें हेतु नियम बनाने की शक्ति। सेवा की शर्तों को विनियमित करना यूपीएससी और ज्वाइंट पीएससी के मामले में भारत के राष्ट्रपति को, जबकि स्टेट पीएससी के मामले में राज्यपाल को शक्ति है। आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तें निर्धारित करता है। आयोग की कर्मचारियों की संख्या और उनकी सेवा शर्तों को प्रावधान करता है। इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है सेवा शर्तें कौन तय करता है? यूपीएससी है तो राष्ट्रपति, स्टेट पीएससी है तो राज्यपाल। अब चूंकि हम एक एक करके पढ़ने ही है तो आराम से देखेंगे हम इसे। ठीक है। यूपीएससी में सदस्य कितने हैं? 10। अध्यक्ष के अतिरिक्त वेतन कितना है? 2.5 लाख रुपए। सदस्यों का है 2.25 लाख रुपए। 319 में लिखा है यूपीएससी का अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होगा, यानी एक व्यक्ति जो अध्यक्ष रह चुका है वो दोबारा अध्यक्ष नहीं बन सकता। लेकिन स्टेट पीएससी का जो अध्यक्ष है, एमपीपीएससी का अध्यक्ष है, वो यूपीएससी का अध्यक्ष भी बन सकता है और सदस्य भी बन सकता है। और यू स्टेट पीएससी का जो अध्यक्ष है वो दूसरे राज्य में भी अध्यक्ष बन सकता है। इसी प्रकार यूपीएससी का सदस्य यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति अपने ही पद पर पुनर्नियुक्त नहीं होगा। यूपीएससी के अध्यक्ष से भिन्न अर्थात सदस्य यूपीएससी और स्टेट पीएससी के अध्यक्ष बन सकता है। यानी यूपीएससी का कोई मेंबर है वो यूपीएससी का अध्यक्ष भी बन सकता है या किसी राज्य के पीएससी का अध्यक्ष बन सकता है। स्टेट पीएससी सदस्य यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य बनने के लिए पात्र होंगे, साथ उसी का अन्य राज्य की स्टेट पीएससी के अध्यक्ष के पात्र होंगे। ये मैंने बता ही दिया आपको। यानी यूपीएससी सदस्य यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, किसी राज्य का पीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन यूपीएससी का अध्यक्ष यूपीएससी के अध्यक्ष बनने के बाद कोई और पद धारण नहीं कर सकता। इसी प्रकार स्टेट पीएससी का सदस्य अध्यक्ष बन सकता है, किसी राज्य में सदस्य बन सकता है, अध्यक्ष बन सकता है, यूपीएससी में सदस्य बन सकता है, अध्यक्ष बन सकता है। स्टेट पीएससी का अध्यक्ष अपने राज्य में दोबारा अध्यक्ष नहीं बनेगा, दूसरे राज्य की पीएससी का अध्यक्ष हो सकता है, यूपीएससी का मेंबर हो सकता है, यूपीएससी का अध्यक्ष हो सकता है। आर्टिकल 320 में काम बताए गए हैं। संघ व राज्य के लिए सेवाओं में नियुक्ति की परीक्षाएं आयोजित करना, जो परीक्षा भी आयोजित होने वाली 17 दिसंबर को। यूपीएससी राज्यों की संयुक्त सेवाओं की नियुक्ति में सहायक करेगा, यानी जो संयुक्त सेवाएं होती हैं, ज्वाइंट पीएससी होती है, उसमें यूपीएससी मदद कर सकता है। सिविल सेवा के नियम, परीक्षा प्रणाली, पदोन्नति, स्थानांतरण आदि के मामलों में सलाह देता है सरकार को। राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियम 14 दिन के भीतर विधायिका के समक्ष रखे जाएंगे। यानी राष्ट्रपति राज्यपाल इस प्रकार के नियम बनाते हैं तो वो कहां रखे जाएंगे? विधायिका के समक्ष। फिर इसमें इंपॉर्टेंट है 323, राष्ट्रपति आयोग किसको अपना रिपोर्ट देगा? राष्ट्रपति को, और संसद के प्रत्येक सदन में रखाएगा। बस इतने के बाद अब आ जाइए आप बिंदु मेन पॉइंट पर। एक एक करके आपने सारी चीज देख ली, स्लाइड आपके सामने है, आप इन्हें रिवीजन भी कर सकते हो। मैं आपको कराता हूं क्विक रिवीजन। देखिए,
अब अगर हम आपसे बात करें यूपीएससी की, तो आपको क्या क्या याद रखना है, बिल्कुल जो आपकी परीक्षा के लिए बेहतर है। सबसे पहली बात, इसकी प्रकृति। तो ये एक संवैधानिक संस्था है। क्योंकि आर्टिकल 315 के तहत इसका गठन होता है, और 315 क्या है, संविधान का एक आर्टिकल। संविधान में उल्लेखित है, संस्था संवैधानिक हो गई, याद रखिएगा। बाकी मैंने आपको एक आर्टिकल दिखाए। अगर बात करें हम इसकी स्थापना की, तो 26 जनवरी 1950। ठीक है, इसके पहले एफपीएससी था, उसके पहले सीपीएससी था, पूरी कहानी आपको बता चुके हैं। फिर बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो ये है न्यू दिल्ली में। इसको बोलते हैं धौलपुर हाउस। ठीक है, इसके बाद बात आती है संरचना की, सबसे इंपॉर्टेंट। यही तो पूरी परीक्षा, यही तो पूरा खेल है, पूरा का पूरा। संरचना में ज्यादा परेशान नहीं होना है, याद रखना है आपको क्या, बहुसदस्यीय निकाय है। कैसा निकाय है, बहुसदस्यीय निकाय, जिसमें एक अध्यक्ष होगा और अधिकतम 10 सदस्य होंगे, मैक्सिमम। यानी संरचना हो गई 1+10। अध्यक्ष एक होगा, सदस्य अधिकतम 10 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, लेकिन 11 नहीं हो सकते। अधिकतम 10 यानी 1+10। तो संरचना में पहला बिंदु क्या, बहुसदस्यीय निकाय। दूसरे बिंदु की बात करें, नियुक्ति कौन करेगा, तो मैंने आपको बता ही दिया है, नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। नियुक्ति प्लस सेवा शर्तें। सेवा शर्तें भी कौन, राष्ट्रपति। प्लस अगर इनको अध्यक्ष और सदस्य दोनों को अपना त्यागपत्र देना है, तो किसको, राष्ट्रपति को। तो भी किसको, राष्ट्रपति को। अब बात आती है क्या, हटाने की रीति। अगर यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्यों को हटाना हो, इसमें पहले मैं यहां बता दूं, एक बिंदु रह गया, कार्यकाल। तो यूपीएससी का अध्यक्ष हो या फिर हो सदस्य, उसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। यानी या तो वो 6 वर्ष पूरे हो जाएं काम के दौरान, या फिर 65 वर्ष पूरे हो जाएं। 6 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक है, और अध्यक्ष दोबारा अध्यक्ष नहीं बन सकता, ना तो राज्य में ना यूपीएससी में। उसके बाद वो भारत सरकार के किसी भी पद को धारण नहीं कर सकता। सदस्य अध्यक्ष बन सकते हैं यूपीएससी के, ये बात आपको याद रखिएगा। लेकिन एक बार सदस्य है, सदस्य दोबारा सदस्य नहीं बन सकता। तो या तो 6 वर्ष पहले हो जाए या 65 वर्ष। हटाने की रीति, कौन हटाएगा, राष्ट्रपति। किसके द्वारा हटाया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन कैसे, सुप्रीम कोर्ट की जांच उपरांत। और सुप्रीम कोर्ट ऐसी जांच करती है आर्टिकल 145 के अंतर्गत। सुप्रीम कोर्ट की जांच के उपरांत ही राष्ट्रपति अध्यक्ष को या सदस्य को अपने पद से हटा सकता है, सीधे नहीं हटा सकता। और दूसरी बात, इसके पीछे आधार क्या होंगे हटाने के पीछे, तो मैंने आपको पहली स्लाइड में दिखाया, तभी मैंने आपको शॉर्ट में स्लाइड दिखाई। या तो आपने कोई कदाचार किया हो जो सिद्ध हो चुका हो, या आप शारीरिक या मानसिक रूप से काम करने में असमर्थ हो, पागल या दिवालिया घोषित हो गए हो, कहीं और पैसा लेकर काम कर रहे हो, संवैधानिक नियोजन या अन्य कोई कारण। इस आधार पर अध्यक्ष या सदस्य को राष्ट्रपति किसकी जांच के बाद हटा सकता है। ये की पॉइंट होते हैं जो आपको याद रखना है। अगर आप ये पॉइंट याद रख लोगे तो आप यूपीएससी में आराम से आंसर दे लोगे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, कार्यकाल से, इन सब चीजों से। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे आर्टिकल्स की हमने बात की थी, वो मैं शॉर्ट में बता दूं। जैसे यूपीएससी किस आर्टिकल में, 305 में। अगर पूछे लोक सेवाएं किस भाग में है, तो संविधान के भाग 9 में है। भाग 9 में है लोक सेवाएं, जो कि आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक है। 312 मैंने आपको बता ही दिया, अखिल भारतीय सेवाएं, आर्टिकल 312 याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है
कि अगर बात आती है यूपीएससी के कार्यों की, तो कार्य है आर्टिकल 320 में। और कार्य कौन से, मैंने आपको बताया, परीक्षाओं का आयोजन करना, ज्वाइंट पीएससी को सहयोग करना, भर्ती नियुक्ति आदि के तरीकों में सरकार को सहयोग करना, सलाह देना वगैरह वगैरह, ये सब काम होते हैं। हमने अभी स्लाइड में देखे किस आर्टिकल में, ये इंपॉर्टेंट है 320 में। इन सब के अलावा एक आता है प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट, ये वाला भी आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 323। आर्टिकल 323 के तहत अगर यूपीएससी को अपनी रिपोर्ट देनी हो तो वो रिपोर्ट किसे देगा, तो ध्यान दीजिएगा, वो अपनी रिपोर्ट देगा राष्ट्रपति को, ना कि केंद्र सरकार को या प्रधानमंत्री को। यूपीएससी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति इसे संसद के दोनों सदनों में रखवाता है, लोकसभा में और राज्यसभा में, जिस पर चर्चा होती है। इतना आपको यूपीएससी की क्रीम याद रखनी है जो हमने स्लाइड्स में देखी। मैं फिर दिखा दूं आपको ताकि हम और आगे बढ़ सके। ये 15-16 सारे के सारे तो हमें क्या बोलते हैं, आर्टिकल से याद नहीं रखने हैं। वेतन मैंने बता ही दिया, यूपीएससी के अध्यक्ष को 2.5 लाख रुपए, जबकि सदस्यों को 2.25 लाख रुपए वेतन मिलता है। अब यहां से देखिए, यूपीएससी के बारे में आपको याद रखना है कि यूपीएससी एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था है। कैसी? यूपीएससी एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था है। कैसे? तो उसे अपने कार्य की स्वतंत्रता है। देखो, सबसे पहली बात तो वो एक संवैधानिक संस्था है। सबसे पहला आधार क्या होगा, एक संवैधानिक संस्था है आर्टिकल 315 के तहत, और संवैधानिक संस्थाएं बहुत मजबूत होती हैं, उन्हें सरकारें इतनी आसानी से कमजोर नहीं कर सकती। दूसरा, उन्हें अपने कार्य करने की स्वतंत्रता है। उनके वेतन भत्ते जो हैं भारत सरकार की संचित निधि पर भारित हैं, और संचित निधि पर भारित जब होते हैं तो उन पर बहुत बहस नहीं होती है और वो निश्चित तौर पर प्राप्त होते हैं, और उनमें नियुक्ति के बाद कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं होता। सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के दिन कोई पद धारण नहीं करेंगे, तो कोई लालच नहीं होगा कि सरकार के फेवर में काम करें तो हमको मलाई मिल जाएगी। नहीं, एक बार आप रिटायर्ड हो गए, 65 साल की उम्र पूरी हो गई, या 6 वर्ष आपने काम कर लिया अध्यक्ष के तौर पर या सदस्य के तौर पर, आपने 65 वर्ष की आयु पूरी कर ली, तो फिर आप भारत सरकार राज्य सरकार में कहीं भी नियोजित नहीं होगे, सरकारी नौकरी पर नहीं होगे। ठीक है। फिर कदाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट की जांच, आप पर कदाचार के आरोप लगाए गए, तो ये नॉर्मल आरोप कोई भी लगा सकता है, इसलिए जांच कौन करेगा? भारत की सबसे बड़ी न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट। तब तय होगा कि आपने वाकई में कुछ किया है कि नहीं, वरना सरकार तो ऐसे किसी पर भी आरोप लगा के हटा दे। तो इतनी सारी चीजें हैं, इस कारण से ये एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था है। कमियां हमको देखनी नहीं है। कमियों में बस एक पॉइंट बता दूं मैं आपको, जो पेपर में आ सकता है, वो ये, लोक सेवा आयोग की सलाह सरकार पर बाध्यकारी होती है या नहीं होती? तो याद रखना है, लोक सेवा आयोग की सलाह बाध्यकारी नहीं होती। प्रीलिम्स में केवल यही क्वेश्चन आ सकता है, लोक सेवा आयोग की सलाह बाध्यकारी है अथवा नहीं। 4 क्वेश्चन आ जाए। ये एक संवैधानिक संस्था है, इसका उल्लेख आर्टिकल 315 में है, इसमें अध्यक्ष के अलावा अधिकतम 10 सदस्य होते हैं, और सरकार पर इसकी सलाह बाध्यकारी होती है। डी आंसर आपका हो जाएगा गलत, बाकी 3 हो जाएंगे सही। कारण हमने आपको बताई दिए, महत्व की हमें आवश्यकता नहीं है। इस पर आते हैं अन्य तथ्यों पर जो आपके काम में है। अन्य तथ्यों में क्या है? लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष, देखो मैंने आपसे बोला ना, कहानी कहां से शुरू होगी? 1926 से। सर रोज वारकर 1926 से 32, 6 साल का कार्यकाल उस समय से ही है, आज भी है। तो सर रोज वारकर पहले व्यक्ति हैं जो यूपीएससी के अध्यक्ष रहे। पहली बात। स्वतंत्रता के समय की बात करें, पूछ ले, जब आजाद हुए 1947 के समय अध्यक्ष कौन थे? तो बताइएगा, एच के कृपलानी साहब। 1947 से लेकर 1949 तक जब भारत आजाद हो गया था, तो पहली बार एक भारतीय को यूपीएससी का अध्यक्ष बनने का मौका मिला। हालांकि उस समय हम इसे एफपीएससी बोलते थे, और वो थे कौन? एच के कृपलानी साहब। फिर लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष, यानी वो कौन महिला है जो पहली बार अध्यक्ष बनी, चेयरमैन बनी यूपीएससी का? उनका नाम है रोज मिलियम बैथ्यू, जो 1992 से 1996 तक 4 सालों तक यूपीएससी की अध्यक्ष रही। इन्हें भारत की पहली यूपीएससी चेयरमैन महिला होने का गौरव प्राप्त है। फिर अगर बात करें लोक सेवा आयोग के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की,
तो JS कुरैशी 1996 1998 मतलब 1996 से लेकर 1998 तक JS कुरैशी साहब लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे, जो भारत के पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं। और लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष ये हो गए मनोज सोनी जी। ये 2022 5 अप्रैल 2022 से लेकर आज जब ये क्लास हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए, या आप देखोगे, ये इसी पद पर है। तो मनोज सोनी जी वर्तमान अध्यक्ष हैं यूपीएससी के। इसके अलावा इन पांचों को तो याद रखना ही है। थोड़ा सा मैं और आपको बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखो, आईएएस की बात करें, ये पहले आईसीएस कहलाती थी। क्या कहलाती थी? इसकी शुरुआत हुई 1858 में, और इस समय लॉर्ड कैनिंग जो था वायसराय था, और आईएएस के तौर पर गठन हुआ इसका 1950 में, आईसीएस के तौर पर 1858 में, है ना। इसके जनक कौन माने जाएंगे? अखिल भारतीय सेवाओं के सरदार पटेल माने जाएंगे। तो आईएएस एक अखिल भारतीय सेवा है, कौन माने जाएंगे? सरदार पटेल। प्रशिक्षण कहां पर? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी, मसूरी, उत्तराखंड। याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं क्या? लवासना। जैसे हमारे लिए यहाँ है नरोन्ना भोपाल में, देश के लिए कौन सी है? लवासना। और ये सबसे पावरफुल, सबसे मजबूत, सबसे व्यापक और सबसे बड़े स्तर की एकेडमी है, जहाँ आईएएस और यूपीएससी के अधिकारी कर्मचारी ट्रेनिंग लेते हैं। और ये एक बात बताना भूल गया था, मैं यहाँ लिख दूं, यूपीएससी किस विभाग के अंतर्गत है? इसकी नोडल एजेंसी क्या है? तो कार्मिक विभाग, भारत सरकार, है ना। हम डेली आपको जब भी बताते हैं तो हम बताते हैं कि कौन सा आयोग किस विभाग के अंतर्गत आता है। तो कार्मिक मंत्रालय इसका प्रमुख स्वयं प्रधानमंत्री होता है, उसके अंतर्गत यूपीएससी आता है ना। फिर भारतीय पुलिस सेवा, आईपीएस, इसको पहले बोलते थे आईपी। इसकी शुरुआत हुई 1905 में। 1948 में आईपीएस के तौर पर गठन हुआ। माउंट आबू राजस्थान में बनाई गई केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज, लेकिन माउंट आबू पाकिस्तानी बॉर्डर से बहुत पास था, इसलिए आपातकाल में इसे हैदराबाद में ट्रांसफर कर दिया गया। एक तो पाकिस्तान की सीमा के नजदीक होना, और दूसरे कारणों से भी जो केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज था उसे हैदराबाद स्थानांतरित किया गया। इसके जनक कौन है? लॉर्ड कैनिंग। और आज इस अकेडमी को बोलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद, और ये आज तेलंगाना में है। और आईपीएस जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन है, मतलब गृह मंत्रालय के अधीन होते हैं। कोहली समिति, याद रखिएगा, कोहली समिति की सिफारिश पर जो अकेडमी था, इसका नाम सरदार पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी रखा गया, जो कहां पर है? हैदराबाद में। भारतीय वन सेवा, आईएफएस, याद रखिएगा, शुरुआत का वही, इसके लिए प्रस्ताव आया 1964 में, गठन हुआ 1966 में, और जनक होगा इसके डाइट्रिच बेंड्रिस के जनक माने जाते हैं। और आर्टिकल 312(1) के तहत आपको पता है राज्यसभा ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए संसद को इसके गठन की ताकत दी, और संसद द्वारा तीसरी अखिल भारतीय सेवा के तौर पर आईएफएस बनाया गया। आज भी जिले का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, फॉरेस्ट अधिकारी, उसको डीएफओ बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, है ना। प्रशिक्षण इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून, ये भी आपके काम आएगी, और उत्तराखंड में है। और ये किस विभाग के अंतर्गत आएगी? वन सेवा, पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आएगी, है ना। देहरादून में इसकी एकेडमी है, एकेडमी का नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी। 1938 में इंडियन फॉरेस्ट की स्थापना देहरादून में की गई। 1987 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? इंडियन फॉरेस्ट अकेडमी का नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कर दिया गया, याद रखिएगा आप लोग। अब इसमें बस आखिरी है, कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग। अध्यक्षों के मैंने आपको 4-5 तो बता ही दिए थे कि पहले कौन हो जाएंगे? सर रोजवारकर। बाकी जो जो इंपॉर्टेंट है बताते जा रहा हूं। HK कृपलानी हमारे पहले भारतीय हो गए। फिर इसके अलावा मैं जो बताना चाह रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पहली महिला हो गई कौन? रोज विलियम बैथ्यू या बाथअप भी बोल देते हैं कभी। रोज विलियम बैथ्यू पहली महिला हो गई। लेकिन याद रखिएगा,
ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। कुल कितनी महिला रही हैं? तो दूसरी महिला हो गई रजनी राजदान, जो 2014 में कुछ समय के लिए थी, और तीसरी हो गई अलका सिरोही, जो 2016 से 17 तक रही। उसके बाद वर्तमान में मनोज सोनी जी। तो 3 महिलाएं, पहली रोज विलियम मैथ्यू, दूसरा हो जाएंगी रजनी राजदान, और तीसरा अलका सिरोही। ठीक है, तो कौन कौन से? पहले रोज वारकर, पहले भारती एच के कृपलानी, मुस्लिम कुरैशी साहब, महिलाएं 3, वर्तमान में मनोज सोनी, और इनको याद रख लेना प्रदीप जोशी। क्यों? क्योंकि ये एमपीपीएससी के अध्यक्ष रह चुके हैं, छत्तीसगढ़ पीएससी के अध्यक्ष रह चुके हैं, और अभी मनोज सोनी जी के पहले सेकंड लास्ट अध्यक्ष रह चुके हैं यूपीएससी के। तो पूछ सकता है ना कि प्रदीप जोशी जी इनमें से किन किन आयोगों के अध्यक्ष रहे या नहीं रहे? यूपीएससी, राजस्थान पीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी या एमपी पीएससी? तो राजस्थान आंसर में नहीं होगा। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा यूपीएससी। और मैंने आपको बता ही दिया, जो शुरू में बताया था, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग बनाया गया। पृष्ठभूमि मैंने आपको बताया। ये 1935 के एक्ट के तहत इसका नाम कर दिया संघीय लोक सेवा आयोग, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। सिविल सेवा के लिए चुने गए पहले भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर। इंडियन सिविल सर्विसेज तथा इंडियन पुलिस सर्विसेज का विस्थापन खोजने के लिए अक्टूबर 1946 में प्रोविंशियल प्रीमियर्स कॉन्फ्रेंस सरदार पटेल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। कि इनका विस्थापन विकल्प क्या है? सरदार पटेल को भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक माना जाता है। और लोक प्रशासन का किसको माना जाएगा? कभी पूछ ले, आईएएस का जनक सरदार पटेल, आईपीएस का जनक सरदार पटेल, क्योंकि उस समय 2 ही थी। और अखिल भारतीय सेवा सरदार पटेल, और भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस को ही बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। भारत में सिविल सर्विसेज का जनक हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। और स्वतंत्रता से पहले इसे इंडियन पुलिस सर्विसेज को इंडियन पुलिस के नाम से जाना जाता था। ये भी हमने आपको बताया अभी। आईएएस का पहला बैच 1946 में सशस्त्र सेना के अधिकारियों में से भर्ती किया गया था। मतलब जो सेना के अधिकारी थे उन्हीं में से आईएएस लिए गए थे ना। अप्रैल 1947 में स्थापित आईएएस ट्रेनिंग स्कूल मेटकॉफ हाउस दिल्ली में प्रशिक्षण दिया गया। मेटकॉफ हाउस दिल्ली में है। भारतीय प्रशासनिक सेवा में भर्ती के लिए पहली प्रतियोगी परीक्षा जुलाई 1947 में हुई। यानी भारत सरकार ने पहली बार 1947 में करा पाई। सिविल सेवा में इंपीरियल शब्द के स्थान पर भारतीय शब्द का प्रयोग 1926 में हुआ, है ना। भारतीय प्रशासनिक सेवा बोले जाने लगा। पहले इंपीरियल सिविल सर्विसेज बोलते थे। इंपीरियल साम्राज्यवाद को दर्शाता है। एसेचिंग आयोग की सिफारिश पर परीक्षा में न्यूनतम आयु के निर्धारण संबंधित है। यह भी आपको बता दिया। पहली बार 1922 में सिविल सर्विस की परीक्षा लंदन के साथ साथ इलाहाबाद में हुई। आज का लंदन में भी हुई, इलाहाबाद में भी हुई, यानी आज का प्रयागराज। 1966 में भारतीय वन सेवा अखिल भारतीय सेवा बनाई गई। और वर्तमान में कुल 3 अखिल भारतीय सेवाएं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। चलिए, तो ये था आज का सार यूपीएससी का। हमने इसकी पृष्ठभूमि जानी और कैसे यूपीएससी अस्तित्व में आया, सीपीएससी, एफपीएससी होते हुए, वो देखा। और उसके फंक्शंस, उसका स्ट्रक्चर और उसके बारे में बुनियादी बात जानी। उम्मीद है कि सारी बात आपको समझ में आ गई होंगी। आप इससे निश्चित तौर पर लाभान्वित हो और इससे जो क्वेश्चन आए उनको ठीक भी करके आए। वीडियो ठीक लगा हो तो इसे सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, लाइक भी करें। और कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए, ताकि हम भी मोटिवेट हो सकें कि और किस मुद्दों पर आपके लिए वीडियो लाई जा सके बेहतर से बेहतर। चलिए, विदा लेते हैं आपसे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगला आयोग होगा एमपीपीएससी, उसके लिए तैयार रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।